नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 27 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, आपदा से लड़ने को हिमाचल कितना तैयार? आपदा से निपटने के लिए जिलों के पास कितने संसाधन मौजूद हैं, इसका डाटा अब एक क्लिक पर मिलेगा। जी हाँ, एक क्लिक। हाल ही की आपदाओं ने देश के आपदा प्रबंधन ढांचे को विकसित करने का नया मौका दिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब हर जिले में आपदा से लड़ने के लिए मौजूद संसाधनों का डाटा तैयार किया जाएगा। हर जिले का यह डाटा इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क पर मिलेगा। अब सवाल ये है कि 283 जरूरी संसाधनों में से कितने संसाधन जिले के पास मौजूद हैं। ये जानकारी भी मिलेगी। जिला आपदा प्रबंधन को इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का ब्यौरा देने को कहा गया है। कुल्लू सहित सभी जिलों ने इस संदर्भ में सभी नोडल विभागों और गैर सरकारी एजेंसियों को भी पत्र लिखा है और रिपोर्ट देने को कहा है। जानकारी के अनुसार उपलब्ध संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है और एक प्रारूप तैयार किया गया है। पहले प्रारूप में जिला स्तर पर आपदा से निपटने में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की सूची बनाई जाएगी। दूसरे प्रारूप में जिला में मौजूद मानव संसाधन यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका निभाने वाले दक्ष व्यक्तियों का डाटा तैयार होगा। तीसरे प्रारूप में आपातकालीन सप्लाई का डाटा तैयार होगा। प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। 29 जून को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश के साथ अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 29 जून से 2 जुलाई तक लगातार बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान अंधड़ चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 28 जून को येलो, जबकि 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, छाते तैयार रखें और अगर बारिश में भीग जाएं तो मजे लें, क्योंकि अब सब कुछ एक क्लिक पर है। समाचार नंबर 2, हमीरपुर उपचुनाव में दिग्गजों का इम्तिहान, तभी तो जीत के लिए लगा रहे जी जान। चुनाव कोई भी हो, उसमें उम्मीदवारों की साख दांव पर रहती है। इस बार 10 जुलाई को हमीरपुर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ उनके आकाओं या यूं कहें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की साख भी दांव पर लगी नजर आ रही है। हालांकि इस चुनाव से न सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, न ही विपक्ष में बैठी भाजपा किसी भी तरह से सरकार बना पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में होने वाले इस चुनाव की जहां जीत बड़ी होगी, वहीं हार भी उतनी ही बड़ी होगी। दरअसल अभी हाल ही में जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें हमीरपुर जिले में दोनों ही दल बराबरी पर रहे। सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा जीते, तो बड़सर हलके से बीजेपी के इंद्रदत्त लखनपाल ने विजय हासिल की। गौर हो कि हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी डा पुष्पेंद्र वर्मा के सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ है। देहरा में धर्मपत्नी की चुनाव व्यस्तता के बावजूद सीएम हमीरपुर के लिए पूरा समय निकाल रहे हैं और डा वर्मा के लिए प्रचार करने के अलावा बीजेपी प्रत्याशी पर एक के बाद एक सियासी हमले कर रहे हैं। बात बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा की करें तो पूरा भाजपा संगठन उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर फरवरी के बाद से उनके अंग संग हैं। नामांकन प्रक्रिया से लेकर पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए वह फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं। हमीरपुर में वैसे भी वह पिछले कुछ समय से खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमीरपुर उपचुनाव की हार जीत प्रत्याशियों के अलावा दिग्गजों को भी उनकी जमीनी पकड़ का सही आईना दिखाएगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यह आईना सिर्फ चेहरा दिखाएगा तो गलत है। यह आईना तो सियासी करियर की पूरी तस्वीर दिखाएगा। प्रो प्रेम कुमार धूमल पर भी सबकी निगाहें।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर इस वक्त सबकी निगाहें लगी हैं। हालांकि उम्र और स्वास्थ्य कारणों के चलते वह अब फील्ड में ज्यादा नहीं निकल पाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी पार्टी प्रत्याशी के लिए अहम माना जाता है, खासकर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि उनके खुद के कुछ समर्थक इस बार टिकट की कतार में थे, लेकिन भाजपा संगठन ज्यादातर हाईकमान के आदेशों और फैसलों के आगे नतमस्तक रहा है। धूमल के लिए भी यह उपचुनाव बड़ी सियासी परीक्षा साबित होने वाला है। लगता है राजनीति में उम्र की सीमा नहीं होती, बस दिल और आशीर्वाद का खेल है। दोनों सियासी दलों को भितरघात का डर। इस उपचुनाव में सबसे बड़ा खतरा दोनों ही दलों में भितरघात करने वाले उन अपनों से है जो लंबे समय से 2027 के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं, क्योंकि जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा वहां से कतार में खड़े टिकटार्थियों का अगली बार पत्ता कटेगा। सुजानपुर में हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा इसका डेमो देख भी चुकी है। यहां लोकसभा के लिए तो भाजपा के पक्ष में खुलकर मतदान हुआ, लेकिन विधानसभा के लिए हाथ को प्राथमिकता दी गई। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमीरपुर उपचुनाव की सियासी ड्रामा देखने के लिए। दिग्गजों का इम्तिहान, सियासी चालें और अंदरूनी साजिशें, सब कुछ मिलेगा एक ही चुनाव में। समाचार नंबर 3, युवाओं को मिलेंगे इतने बस टैक्सी परमिट। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। नई टैक्सी, मैक्सी कैब और कॉन्ट्रैक्ट बसें चलाने के लिए 3600 परमिट जारी करने का फैसला हो गया है। जी हां, अब आपके पास भी अपनी ड्राइविंग करियर को स्टार्ट करने का सुनहरा मौका है। बुधवार को प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी आवेदनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को सचिवालय में इसके लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) की बैठक हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ संशोधन करने का भी निर्णय हुआ, पर इसे सरकार को भेजा जाएगा। सरकार परिवहन विभाग के सुझावों पर निर्णय लेगी। बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक DC नेगी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार कुल 3600 परमिट की डिमांड परिवहन विभाग के पास पहुंची थी। अब टैक्सी 4+1 सीटर के लिए 1313 नए परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है, जबकि 5+1 सीटर के 13 आवेदनों को भी हरी झंडी दे दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी टैक्सी चलाने का सपना देख रहे थे, तो अब वह दिन दूर नहीं जब आपकी टैक्सी हिमाचल की सड़कों पर धूम मचाएगी। 6+1 सीटर टैक्सी के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। इसी तरह से HP 02 नंबर वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसों के लिए 109 आवेदन STA के पास आए थे, जिनको भी मंजूर कर लिया गया है। HP 01 सीरीज की 266 बसों के परमिट मंजूर कर दिए गए हैं। इसके अलावा मैक्सी कैब के 637 आवेदन भी मंजूरी पा चुके हैं। कुल मिलाकर ये 3600 के करीब आवेदन बनते हैं, जिन्हें STA ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब अगर कोई आपको कहे कि हिमाचल में बेरोजगारी है, तो बस टैक्सी परमिट की यह खबर सुना दीजिए। बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कुछ पुराने मामलों में भी संशोधन किया जाना है। अभी शुक्रवार को बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक में भी कई बड़े निर्णय लिए जाने हैं। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे और नए बस अड्डों को लेकर यहां निर्णय होगा। तो अपने बस टैक्सी परमिट तैयार रखें और हिमाचल की सड़कों पर अपनी धूम मचाने की तैयारी करें। हो सकता है अगली बार जब आप अपने दोस्तों को घुमाने ले जाएं, तो वह सिर्फ सवारी नहीं, आपके बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। समाचार नंबर 4, हिमाचल न्यूज। 8 मिनट में अस्पताल तैयार। अब हिमाचल प्रदेश में कहीं भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय संकट के दौरान भीष्म प्रोजेक्ट के जरिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS बिलासपुर में आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री उपलब्ध होगा। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एम्स में यह महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खास बात यह है कि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर मोबाइल यूनिट को हेलीकॉप्टर या फिर ट्रक के माध्यम से स्पॉट पर ले जाया जाएगा। कहीं भी आपदा होने पर इस अस्पताल को महज 8 मिनट में तैयार कर मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 8 मिनट। लगभग 720 किलो के 36 बॉक्स में इसका सारा सामान आता है।
जिसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने पर भी बॉक्स नहीं टूटते और न ही पानी का असर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स सुपरमैन के सूटकेस से बने हैं या नहीं। एक साथ 200 घायलों का होगा इलाज। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि एम्स बिलासपुर में भीष्म प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल अस्पताल की सुविधा अगले 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगी। कहीं भी बड़ी आपदा या घटना होने पर त्वरित उपचार के लिए एम्स की डॉक्टर्स टीम व अन्य स्टाफ पूरे सेट के साथ स्पॉट पर पहुंचेंगे और एक साथ 200 घायलों का इलाज किया जा सकेगा। सेट में एक्सरे, ब्लड सैंपल, वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, दवाइयां व अन्य उपकरण और सारा जरूरी सामान उपलब्ध होगा। अब आप सोच सकते हैं कि यह एक चलता फिरता अस्पताल है जिसे देखते ही लोग कहेंगे, वाह, ये है असली एम्बुलेंस। डीसी ऑफिस के कंट्रोल रूम के साथ जुड़ेगा एम्स का कंट्रोल रूम। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ दिनेश वर्मा के अनुसार एम्स बिलासपुर अब प्रदेश के सभी जिलों के साथ समन्वय बनाएगा। बिलासपुर मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम के साथ एम्स का कंट्रोल रूम जुड़ जाएगा और यह 24 घंटे की सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके तहत कहीं भी बड़ी घटना या दुर्घटना होने पर चंद मिनट में एम्स में सूचना पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सकते हैं। किसी भी आपदा के समय 8 मिनट में अस्पताल तैयार मिलेगा। अगली बार जब आप हेलीकॉप्टर से उतरते किसी बॉक्स को देखें तो समझ जाएं कि यह कोई सुपर हीरो का गियर नहीं, बल्कि असली जिंदगी का हीरो है, हमारा मोबाइल अस्पताल। समाचार नंबर 5, कब चुकता होगी बागबानों की देनदारी, जानिए। सरकारी एजेंसियों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अपना सेब देने वाले लगभग 30,000 बागबानों को पुराना हिसाब चुकता करने के निर्देश हुए हैं। हाँ, सही सुना आपने। आखिरकार सरकार ने सोचा कि बागबानों के बकाया पैसे भी चुकाने चाहिए और वो भी जल्द से जल्द। माना जा रहा है कि अगले महीने तक बकाया पड़ी 20 करोड़ रुपए की राशि चुकता कर दी जाएगी। इसके लिए एचपीएमसी ने निर्देश दे दिए हैं। एचपीएमसी यानी हमारी प्यारी सरकारी एजेंसी बागबानों से सेब खरीदती है। सरकार द्वारा तय की गई मंडी मध्यस्थता योजना के अधीन यह सेब खरीदा जाता है, जिसका उपयोग एचपीएमसी विभिन्न तरह के उत्पाद बनाने में करता है। यह सेब, जो अब तक केवल पेड़ों पर लटके रहने के लिए नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में भी लटके रहने के लिए मशहूर था, अब अपने बागबानों को पैसा दिलवाने जा रहा है। इस सेब की एवज में बागबानों को पैसा चुकता करना होता है, जिसका रेट सरकार द्वारा निर्धारित है। पिछले साल के सेब सीजन की राशि, जो कि 20 करोड़ रुपए के आसपास बनती है, अभी तक चुकता नहीं की गई है। लेकिन अब एचपीएमसी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले महीने तक यह पैसा पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाएगा। एचपीएमसी द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद के लिए विशेष रूप से केंद्र स्थापित किए जाते हैं। पिछली बार भी 300 से ज्यादा केंद्र थे, जिसमें एचपीएमसी के अलावा हिमफेड भी शामिल है। तो दोस्तों, बागबानों का डी ग्रेड का सेब, जो अब तक सरकारी रिकॉर्ड में ए ग्रेड की परेशानी बना हुआ था, जल्द ही अपने असली मालिकों के पास पैसे के रूप में वापस जाएगा। बता दें कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदे जाने वाले सेब का पैसा बागबानों को जल्दी नहीं मिल पाता था। वर्तमान सरकार ने जल्द से जल्द भुगतान करने को लेकर निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि कब तक पूरा पैसा चुकता होता है, क्योंकि अगले महीने से प्रदेश में सेब सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो बागबान भाइयों, बस थोड़ी और प्रतीक्षा और आपका बकाया पैसा आपके पास होगा, ठीक वैसे ही जैसे सेब की मिठास आपके बगीचों में होती है। उम्मीद है कि इस बार सेब के साथ साथ आपकी जेबें भी भरी रहेंगी। समाचार नंबर 6, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस उपचुनावों में तीनों सीटें जीतेगी। चौहान का कहना है कि विपक्ष बुरी तरह से बिखरा हुआ है और भाजपा के अंदर विरोध की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से विधायकों को तोड़ने और अपने नेताओं को खत्म करने में भाजपा पूरी तरह से फेल हो गई है। श्री चौहान ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और उनके साथी जयराम ठाकुर के साथ कहीं भी खड़े नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि अनुराग ठाकुर भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उनके लोग भी जयराम ठाकुर के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा 3 खेमों में बंटी हुई है। अब आपसी खींचतान में उलझी भाजपा कांग्रेस का मुकाबला कहां कर पाएगी?
चौहान ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, जनता तो आजाद विधायकों और भाजपा से सवाल कर रही है कि उन्होंने आखिर इस्तीफे क्यों दिए। उन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा था तो वे मात्र 1.5 साल में ही क्यों रिजाइन कर गए। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, लगता है भाजपा के नेताओं का कोई सीक्रेट फाइट क्लब चल रहा है जहां सिर्फ झगड़ा होता है। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता कि वे किसके साथ हैं। तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष का यह दावा सुनकर लगता है कि आने वाले उपचुनाव में हमें राजनीतिक मैदान में बहुत सी फनी लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए राजनीतिक ड्रामा का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। समाचार नंबर 7, काम में बाधा डालने पर पुलिस से शिकायत। जीरकपुर के गांव नगला के किसानों ने सरकारी आदेशों के विपरीत अपनी जमीन का मुआवजा न मिलने और आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सुखना नदी के किनारों को मजबूत न करने के कारण काम बंद कर दिया है। ड्रेनेज विभाग के एसडीओ नवदीप सिंह ने भी किसानों द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत पुलिस से की है। विभाग का दावा है कि मानसून के मौसम में बाढ़ को रोकने के लिए यह काम महत्वपूर्ण है और किसानों के कार्यों के कारण हुई देरी से उनके प्रयासों में बाधा आ रही है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि नदी क्षेत्र में पड़ी उनकी जमीन का उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है, जिसे सरकार ने नदी तट परियोजना के लिए अधिग्रहित किया था। वे 1 साल से अधिक समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगे पूरी होने तक काम बंद रखने का फैसला किया है। किसानों ने नदी के किनारे अपनी भूमि और आजीविका पर प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। उन्हें डर है कि इस कार्रवाई से उनकी उपजाऊ जमीन नष्ट हो जाएगी, जो उनकी आय का मुख्य स्रोत है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सुखना नदी पर काम शुरू करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और मुआवजा दिया जाए। नगला गांव के हालात ने ड्रेनेज विभाग के काम में देरी के साथ साथ वहां के नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों ने पंजाब सरकार से तुरंत मुआवजा जारी करने की अपील की है। अब जरा सोचिए, किसानों का गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को फिल्म का ट्रेलर दिखाकर पूरी फिल्म देखने से मना कर दिया जाए। उन्हें बिना मुआवजे के काम करने को कहा जा रहा है तो उनकी नाराजगी तो लाजमी है। दूसरी तरफ ड्रेनेज विभाग का कहना है, हम तो बाढ़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों की फिल्मी डायलॉग वाली धमकियों से काम अटक रहा है। ऐसे में पुलिस शिकायत भी हो गई और किसानों ने काम भी बंद कर दिया। अब देखना यह है कि कौन पहले हार मानता है, सरकार या किसान। वैसे जब तक मुआवजे का मुद्दा हल नहीं होता तब तक नदी किनारे का काम भी ठप रहेगा और सरकार को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। तो सभी दर्शकों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह राजनीतिक ड्रामा और भी मजेदार मोड़ ले सकता है। पॉपकॉर्न तैयार रखिए। समाचार नंबर 8, नाहन में बाहरी कारोबारियों पर लगे रोक। देवभूमि सनातन संस्कृति संरक्षण मंच के आह्वान पर नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक में हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ। इस मौके पर हिंदू संगठन के वक्ताओं ने विगत 1 सप्ताह से शांतिप्रिय प्रदेश के नाहन शहर में विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा भावनाएं आहत करने का जोरदार विरोध दर्ज करवाया। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए डीसी सिरमौर को एक ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विशेष समुदाय के लोगों पर जिला प्रशासन की शह के बाद बयानबाजी कर मामले को तूल देने के आरोप लगाए। वहीं निर्णय लिया गया है कि नाहन शहर में प्रशासन सुनिश्चित करे कि किसी भी बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को शहर में बिना जांच पड़ताल के प्रवेश न दिया जाए। हिंदू महापंचायत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल, सुरेंद्र हिंदुस्तानी, अंकुर अग्रवाल, राजकुमार, शिव कुमार गर्ग व मानव शर्मा इत्यादि वक्ताओं ने कहा है कि 19 जून की घटना के बाद 2 तरह की बातें सामने आई है, जिसमें घटना के अहमकर्ता को न देखकर मामले में लीपापोती की गई है। पदाधिकारियों ने कहा कि मामले में अहम आरोपी को मुख्य दोषी होना चाहिए, जिसने सोशल मीडिया पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का कृत्य किया। वक्ताओं ने कहा कि विशेष समुदाय के लोगों ने नाहन में प्रेस वार्ता में जहां एक तरफ बाहरी लोगों का नाहन में विरोध करने की आवाज बुलंद की, वहीं दूसरी ओर दोहरी नीति के तहत प्रशासन के साथ मिलकर पहाड़ से आने वाले लोगों की टांगे तोड़ने का बयान जारी किया गया। महापंचायत में स्थानीय लोगों से भी आह्वान किया कि घर किराए पर देने से पूर्व जांच पड़ताल करें। इस दौरान यहां कालिस्थान मंदिर नाहन के महंत किशोरी नाथ, नगर परिषद के पार्षद व भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे।
अब महापंचायत में जोश तो इतना था कि लग रहा था जैसे सुपरहीरो की बैठक चल रही हो। एक वक्ता ने कहा, हम चाहते हैं कि नाहन में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना जांच के प्रवेश न करे। हम यहाँ पुलिस नहीं, शर्लॉक होल्म्स चाहिए। दूसरे वक्ता ने जोश में आकर कहा, हम चाहते हैं कि हर किराएदार की पूरी तहकीकात हो। आखिरकार हमें पता होना चाहिए कि हमारे घरों में रहने वाले लोग कहीं गुप्त एजेंट तो नहीं है। वहीं एक और वक्ता ने मजाकिया अंदाज में कहा, हम तो चाहते हैं कि नाहन के हर निवासी को एक लाई डिटेक्टर मशीन मिल जाए ताकि हम सबको सच्चाई का पता चल सके। इस महापंचायत का नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन यह तो तय है कि नाहन के लोगों ने एक शानदार डिटेक्टिव मीटिंग का आयोजन कर लिया था। अब देखते हैं कि प्रशासन और सरकार इस मिशन इम्पॉसिबल को कैसे हल करती है। पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि यह ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। समाचार नंबर 9। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिखाए कड़े तेवर। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वे अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हम ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेंगे। लगता है विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों के लिए एक नया रियलिटी शो ठेकेदारों का महासंघर्ष शुरू कर दिया है, जहां जो काम पूरा नहीं कर पाएगा उसे सीधे शो से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों के पास 2 काम होंगे और वे लंबे समय से उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भविष्य में टेंडर नहीं दिए जाएंगे। यह तो ऐसा हो गया जैसे ठेकेदारों को पैसे दो लेकिन काम पूरा करो नहीं वाली नीति का अंत आ गया हो। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बरसात की तैयारियों को लेकर हमने विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। विभाग पीएमजीएसवाई योजना में काम पूरे न करने वालों को नए टेंडर नहीं दे रहा है। यही व्यवस्था अब डिपॉजिट वर्क में भी लागू होगी। अब ठेकेदारों को तो बस यही लगता होगा कि वे एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जिसमें काम न पूरा करने पर उन्हें ब्लैकलिस्टेड का मेडल मिलेगा। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बहुत से मामले सामने आए हैं जिनमें अस्पताल और सीएचसी के काम अधूरे पाए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, बरसात की तैयारियों के मद्देनजर विभाग ने 13,000 कर्मचारियों को तैनात कर दिया है। मानो बरसात से पहले एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही हो, जहां हर कर्मचारी अपने हथियार यानी झाड़ू, फावड़ा और मिक्सर मशीन के साथ तैयार है। अगर अतिरिक्त मशीनरी की जरूरत पड़ी तो डिवीजन से मजदूरों को बुलाया जाएगा। शायद मंत्री जी ने बॉस बेबी से प्रेरणा लेकर सोचा कि मजदूरों को भी अब हेलीकॉप्टर से बुलाया जाए ताकि वे सीधे एक्शन में आ सकें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले कई प्रोजेक्ट पर चर्चा की है। कुछ प्रोजेक्ट सिरे चढ़ चुके हैं। अब ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट्स भी किसी फैशन शो में हिस्सा ले रहे हों, जहां जो सिरे चढ़ जाएगा वही आगे बढ़ेगा। प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार के साथ मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। पूरी मजबूती से सड़कों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बजट लाने का प्रयास किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, स्मार्ट सिटी के तहत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि हिमाचल में नए बने नगर निगम को स्मार्ट सिटी की परिधि में लाकर विकास कार्यों को तेज गति से शुरू किया जा सके। तो ठेकेदारों के लिए एक संदेश, काम करो या काला चश्मा पहनो, क्योंकि ब्लैकलिस्टेड होने का दौर आ गया है। और जनता के लिए पॉपकॉर्न तैयार रखें, क्योंकि यह नाटक तो अभी और लंबा चलेगा। समाचार नंबर 10। हिमाचल न्यूज, सत्ता बचाने को जेल बना दिया था देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव की जमकर सराहना करते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि अपनी सरकार और खुद को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। आंतरिक सुरक्षा के नाम पर ऐसी तानाशाही की गई कि लोगों से कोर्ट जाने के भी अधिकार छीन लिए गए। आपातकाल देश के लोकतंत्र और एक काला धब्बा है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। कांग्रेस के तानाशाही सोच का यह काला दाग कभी मिटेगा भी नहीं। दुख की बात यह है कि आज भी कांग्रेस है तानाशाही के साथ काम कर रही है। प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली से भी इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यह निंदा प्रस्ताव यह बताता है कि देश में संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। आज लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस संविधान और संवैधानिक मूल्यों का किस कद्र गला घोंटा।
आज ज्यादातर जो लोग इंडी अलायंस के साथ हैं, उनकी पार्टियों के नेताओं को आपातकाल में जेलों में ठूंस कर यातनाएं दी गई थी। प्रदेश सरकार पर हमला। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों द्वारा कांग्रेस को पूरी तरह नकार देने के कारण हताशा में है, इसलिए वह बेफिजूल बातें कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। लोगों सिर्फ परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। रोजगार से लेकर विकास के मामले में यह सरकार पिछली सरकार के कामों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। समाचार नंबर 11। हिमाचल की सड़कों से ब्लैक स्पॉट खत्म, कम होंगे हादसे। हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर सालों से हादसों का कारण बने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं। इन पर जो काम जिस एजेंसी ने करवाना था वो कर दिया है और इन ब्लैक स्पॉट को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। हिमाचल सरकार की ओर से इस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की संबंधित कमेटी को भेज दी गई है, जो आने वाले दिनों में ब्लैक स्पॉट की नई सूची हिमाचल प्रदेश को भेजेगी। फिलहाल पुराने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं और अब नए बन चुके ब्लैक स्पॉट पर भविष्य में काम होगा। सूत्रों के अनुसार हिमाचल परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा सेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हाल ही में रिपोर्ट भेजी गई है, जो कि अहम है। हर 3 साल के बाद यह रिपोर्ट इस कमेटी को जाती है और वहां से नए ब्लैक स्पॉट की नई सूची राज्यों को भेजी जाती है। फिर उस पर आगे काम होता है। ऐसे में वर्तमान में जो ब्लैक स्पॉट यहां पर चिन्हित थे, उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया है और इसकी सूचना भेज दी गई है। बताया जाता है कि केंद्रीय भूतल परिवहन एवं सड़क मंत्रालय ब्लैक स्पॉट चिन्हित करता है। प्रदेश में उन्होंने वर्ष 2018 से 19 में 147 ब्लैक स्पॉट की सूची प्रदेश को भेजी थी। इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली सड़कों के ब्लैक स्पॉट थे, तो वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा भूतल परिवहन मंत्रालय की सड़कें हैं। वैसे केंद्रीय मंत्रालय को 3 साल बाद नई सूची भेजनी थी, लेकिन अभी तक इस सूची का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले वह राज्य से मिलने वाली रिपोर्ट का इंतजार करते हैं और अब परिवहन विभाग ने यह रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय के साथ सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा मॉनिटरिंग कमेटी को जाती है। उनके द्वारा ही सड़क सुरक्षा पर सभी तरह के निर्देश राज्यों को दिए जाते हैं और उन पर राज्य सरकार अमल करती है। HDM ऐसे तय होता है ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने की परिभाषा को देखें तो सड़क के 500 मीटर के स्ट्रेच में 3 साल में 5 दुर्घटनाएं हो या फिर 3 साल में 10 लोगों की मौत उसी स्थान पर हो तो उसे ब्लैक स्पॉट माना जाता है। इस स्थान की पूरी पड़ताल के बाद इसे किस तरह से दुरुस्त किया जाना है, यह देखा जाता है। वहां देखा जाता है कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या हो रहा है। 909 किलोमीटर सड़कों पर लगाए क्रैश बैरियर। प्रदेश में वाहनों के योग्य सड़कों की दूरी 41,000 किलोमीटर की मानी जाती है। इन सड़कों पर बड़े व छोटे वाहन चलते हैं। हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे कठिन भौगोलिक एरिया वाले राज्य, जिसकी सड़कें पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं, में अब तक 909 किलोमीटर सड़कों ही क्रैश बैरियर लगाए जा सके हैं। क्रैश बैरियर सड़क सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी माने जाते हैं, मगर हिमाचल की सभी सड़कों के लिए इतने क्रैश बैरियर लगाने को बेहद ज्यादा पैसा चाहिए। वैसे सरकार ने पैराफिट लगाए हैं, मगर उनसे उतना अधिक बचाव नहीं हो पाता। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहां न तो क्रैश बैरियर है और न ही पैराफिट हैं, जो 147 ब्लैक स्पॉट थे और अब उनको ठीक कर दिया है। में लोक निर्माण की सड़कों पर 71, NH शिमला की सड़कों पर 69, NH चंडीगढ़ की सड़कों पर 3, BRO की सड़क पर 1, परिवहन मंत्रालय की सड़कों पर पामवटा में 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित थे। अब इनको पूरी तरह से ठीक करने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी को भेज दी गई है। समाचार नंबर 12। नई न्याय संहिता में व्हाट्सएप मैसेज भी सबूत। 1 जुलाई 2024 से दर्ज सभी मामलों का निपटारा नए आपराधिक कानूनों के तहत किया जाएगा। नए कानून के तहत व्हाट्सएप संदेश भी अब साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने न्याय प्रदान करने में देरी को कम करने के लिए ये प्रावधान किए हैं। शिमला में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के सेमिनार में यह जानकारी ADGP कानून एवं व्यवस्था हिमाचल पुलिस अभिषेक त्रिवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली और समग्र रूप से समाज को लाभ होगा। नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि दंड देना। इस नई व्यवस्था में जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है।
सभी स्तरों पर सभी अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, जिनसे हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 नए आपराधिक कानूनों अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन से क्या बदलने जा रहा है? इन कानूनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इनका उद्देश्य क्या हासिल करना है? कमांडेंट प्रथम HPAP बटालियन जुंगा रोहित मालपानी, HP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के लॉ के प्रोफेसर प्रो डा गिरजेश शुक्ला और HP नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर डा संतोष कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों का स्वागत PIB चंडीगढ़ के संयुक्त निदेशक दीप जॉय मम्पिली ने किया। वहीं सरकार द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई आवश्यक होगी। अब एक तरफा वापसी संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के विधि विभाग के प्रोफेसर डा गिरजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक अदालतों के स्तर पर चाहे मेट्रो हो या नॉन मेट्रो एक ही नाम होगा। प्रो शुक्ला ने कहा कि जमानत प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। यह घोषित अपराधियों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विधि के एसोसिएट प्रोफेसर डा संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि कानून का नाम दंड संहिता से बदलकर न्याय संहिता कर दिया है, क्योंकि फोकस बदल गया है। HDM उद्देश्य न्याय प्रदान करना, सजा देना नहीं। कमांडेंट प्रथम HPAP बटालियन जुंगा शिमला के रोहित मालपानी ने बताया कि नए कानूनों का मूल उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि सजा देना, जहां न्याय में पीड़ित, आरोपी और समाज, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। EFIR और 0FIR के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। इन्हें नए कानून के तहत औपचारिक रूप दिया है, जिससे ग्रे एरिया खत्म हो जाएगा। समाचार नंबर 13। कांग्रेस ने उतारी मंत्रियों विधायकों की टीम। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में किलेबंदी शुरू कर दी है। मंत्रियों विधायकों समेत संगठन के उच्च पदाधिकारी उपचुनाव में मोर्चा संभालने वाले हैं। कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर 3 से 4 नेताओं को तैनात कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि सभी नियुक्तियां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक के बाद की गई हैं। तमाम पदाधिकारियों को जल्द ही चुनाव की जिम्मेदारी संभालने और मैदान में डटने के आदेश दे दिए हैं। कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि हर्षवर्धन चौहान, सुंदर ठाकुर, अजय सोलंकी और केहर सिंह खांची को बघेरी, खिल्लिया, भोलूबाई करसोली, गुलवाला बैरच, मस्तानपुर, बरुणा जोगा, जगतारपुर, कश्मीरपुर, रिया, पिंजौरा, बगलिहार और नवारगांव में चुनाव समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। रोहित ठाकुर, किरनेश जंग, कौल सिंह ठाकुर को भागपुर, रेढ़ू उपरला, गोलिजमाला, दभोटा, माजरा, भाटिया, डांग ढांग बिचली और प्लासी कला में चुनाव समन्वय का जिम्मा सौंपा है। राम कुमार चौधरी, गंगूराम मुसाफिर, विनोद सुल्तानपुरी और नासिर रावत को मंझोली, प्लासी कला साउथ क्षेत्र, गंगूवाल, राजपुरा, रद्याली, किरपालपुर, खेड़ा, बरिया और बवासनी का दायित्व सौंपा गया है। डा धनीराम शांडिल, सुरेंद्र चौहान और हरीश जनार्था को नालागढ़ नगर परिषद के वार्ड 1 से 9 तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, संजय अवस्थी, आदर्श सूद, शिव कुमार को रामशहर, बहेड़ी, धर्मणा, छड़ोग, मितिया, कोलीडे खल्ला और कोयडी का दायित्व सौंपा गया है। विक्रमादित्य सिंह, संजय अवस्थी, मोहन लाल ब्राक्टा और कुलदीप सिंह राठौर को नंड, जागनी, लुंस, जुखरी, गाड़ीपाच, बहा, कुंडलू, सरूर और रतवाड़ी का जिम्मा भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रमेश चौहान को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूरे चुनाव प्रचार प्रसार का समन्वयक नियुक्त किया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।